हाय गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास 34। सो आज हम जानेंगे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज़ जो इशू की जाती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए की जाती हैं। ओके, तो कोई भी बंदा या कंपनी इन्वेस्ट करती है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करती हैं और जिसको वो पैसे देती हैं वो उसको सिक्योरिटी इशू करता है। वो रिडीमेबल होती हैं 1 साल के बाद। ओके, मिनिमम इट शुड बी मोर देन 1 ईयर। ओके, नहीं तो मनी मार्केट में आ जाएगा। तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। तो देयर आर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द कैपिटल मार्केट। दे इंक्लूड इक्विटीज़, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ADRs, GDRs यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या डेरिवेटिव्स। तो ये सब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके, सो अमंग दीज डिपॉजिटरी रिसीट्स इन द नेम ऑफ ADRs, GDRs आर सो पॉपुलर। ओके, सो अभी हम जानेंगे डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं। तो डिपॉजिटरी रिसीट सबसे पहले एक तरीके से ये भी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है और इसकी मदद से हम फंड्स उठाते हैं मार्केट से। ओके, बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज। सो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी रिसीट्स वो होते हैं कि जो कि किसी कंपनी को फॉरेन करेंसी में, मतलब विदेश से अपने लिए मदद करने में मदद करती है। मतलब मान लेते हैं कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, उसको किसी मान लेते हैं अमेरिका से मदद लेनी है, अमेरिका के इन्वेस्टर से मदद लेनी है, तो वो डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करेगा। तो उस डिपॉजिटरी रिसीट्स में अमेरिका के लोग इन्वेस्ट करेंगे और इस वजह से क्या होगा कि इंडियन कंपनी को अमेरिका से फंड्स आ गए और उसके एवज में डोमेस्टिक डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दिया इंडिया ने। ओके, तो कुल मिला के बात ये है कि डिपॉजिटरी रिसीट्स से हम केवल बाहर से ही पैसे उठा सकते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से ही पैसे उठा सकते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर से ही पैसे उठा सकते हैं। सो डिपॉजिटरी रिसीट्स आर सर्टिफिकेट्स इशूड बाय बैंक्स दैट गिव द ओनर राइट ओवर अ पार्ट ऑफ द शेयर्स। मान लेते हैं अमेरिका के अंदर ADRs इशू होंगे, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होंगी, और जो मान लेते हैं इंडिया की कंपनीज ADRs में रजिस्टर रहेंगी, वहाँ के अमेरिका के इन्वेस्टर्स उन इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सो दे आर इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड द डोमेस्टिक ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द फर्म्स। ओके, इज डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से क्या डेफिनेशन होनी चाहिए डिपॉजिटरी रिसीट की, तो वो ये है कि डिपॉजिटरी रिसीट इज ए फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो दे मे बी लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज और नॉट। दे आर इशूड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी इन अ परमिसिबल ज्यूरिस्डिक्शन ऑन द बैक ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज। तो कुल मिला के बात ये है कि डिपॉजिटरी रिसीट से कोई भी कंपनी अपने देश से बाहर से पैसे उठा सकती है उस इंस्ट्रूमेंट को इशू करके, और बाहर देश के इन्वेस्टर्स उसमें इशू कर सकते हैं। मतलब डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं अपने देश के लोगों के लिए नहीं होती हैं, बाहर देश के लोगों के लिए होती हैं कि तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या US की कंपनी में। ओके, या फिर किसी भी कंपनी में। ओके, सो डिपॉजिटरी रिसीट्स इज अ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिपॉजिटरी रिसीट्स आर सर्टिफिकेट्स विच आर इशूड बाय बैंक्स इन अ कंट्री दैट गिव ओनर द राइट ओवर अ पार्ट ऑफ द शेयर्स। ओके, so they can be listed on stock exchange and they can be bought and sold just like normal shares। तो ये कुल मिला के बात होती है डिपॉजिटरी रिसीट की। सो अब जानेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में, या फिर ADR जिसे कहते हैं। सो ADR इशू होगा अमेरिका के अंदर। सो ओके, सो दे आर डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। सो ADRs आर कन्वीनियंट मेथड थ्रू विच US इन्वेस्टर्स कैन बाय स्टॉक्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। ओके, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसको बाय या सेल कर सकते हैं अमेरिका में बैठे इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए इशू होगा ADRs। ओके, so US foreign institution investors overseas holds like underlying security of foreign company। so banks issue करते हैं अमेरिका के अंदर, जो बैंक्स होंगे वो ADRs इशू करेंगे। तो जो बैंक्स होंगे अमेरिका के अंदर उनका कॉन्टैक्ट रहेगा किसी भी देश के कंपनीज से। ओके, जो कंपनीज ADRs अपने इशू कराना चाहते हैं, जैसे हमारे देश के कुछ बैंक्स या कंपनीज इशू हैं ADRs में अमेरिका में, जैसे कि HDFC है, उसके अंदर टाटा मोटर्स है, तो वो सब रजिस्टर्ड है US ADR में। तो वहाँ पे बैठे बैठे US के इन्वेस्टर्स इन हमारे इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं ADRs की मदद से। ओके, सो US FIs overseas holds like underlying security of foreign company, so banks issue ADRs on the behalf of foreign companies। okay, so foreign companies should provide all the information related to its financial hand to the US bank। मतलब अमेरिका के अंदर US इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्ट करना है किसी बाहर देश की कंपनी में, तो वो ADRs की मदद से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ADRs क्या करेंगे, उस मान लेते हैं अमेरिका के अंदर ADRs इशू होंगे, तो जो अमेरिका के बैंक्स होंगे वो बातचीत करेंगे हमारे देश की कंपनीज या फिर जिस देश की कंपनीज को वो इशू करना चाहते हैं, तो वो कंपनीज कांटेक्ट करेंगी, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ बताएंगी उस US के बैंक को, फिर वो US का बैंक
जो सिक्योरिटीज़ लेगा उनसे और फिर वो स्पॉन्सर बैंक की तरह काम करेगा। तो दोज बैंक्स इन अमेरिका बाय यूएस शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, बाय इन यूएस शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी एंड री इशू इट ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज। मतलब हमारे देश के कंपनीज या किसी बाहर देश की कंपनीज के सिक्योरिटीज़ को यूएस के बैंक्स ले लेंगे और उसे वापस री इशू करेंगे अमेरिका के मार्केट में, एएमएक्स में या फिर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। So list of Indian ADRs trading on US exchange are HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स। तो ये सब क्या ADRs हैं? मतलब ये कंपनीज ADR में रजिस्टर है। मतलब अमेरिका में बैठे बैठे लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC में कर सकते हैं, टाटा मोटर्स में कर सकते हैं, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट है ADR से, अमेरिका के ADR से कॉन्टैक्ट है, अमेरिका के बैंक से कॉन्टैक्ट है इन कंपनीज़ का। ओके, सो अभी जानेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में। तो सेम बात है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स होंगे, इंडिया में इशू होंगे, इंडियन रुपीज़ में इशू होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं इंडिया में बैठे बैठे इन्वेस्टर्स को मान लेते हैं बाहर देश की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो वो आईडीआरस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू। मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, आई हैव टू बाय शेयर्स ऑफ एप्पल कंपनी। ओके, सो आई वुड बी इशूड आईडीआर बाय फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, माई लाइक बैंक्स इन इंडिया, टू बाय शेयर्स ऑफ एप्पल कंपनी। ओके, सो दिस गिव्स मी एक्सेस ओवर फॉरेन कंपनीज टू रेज फंड्स फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब मैं बैठा हूँ इंडिया में, मुझे आईडीआरस की मदद से मैं अमेरिका की एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसमें मदद करेंगे हमारे बैंक्स, जिनका कॉन्टैक्ट रहेगा अमेरिका की कंपनीज से, जो कि अपने डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करना चाहते हैं दूसरे देशों में। ओके, सो आईडीआरस जो होंगे डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़। ओके, so they are denominated in Indian rupees. So domestic depositories are custodians registered with SEBI. मतलब वो depositories जो होते हैं ना, they help in like keeping shares in electronic format. तो domestic depository रहेंगी वो SEBI के द्वारा रजिस्टर्ड रहेंगी। ओके, अब जानते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं पार्टिसिपेंट्स इन द आईडीआरस लाइक इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इंक्लूड्स डोमेस्टिक डिपॉजिटरीज लाइक इंडियन डिपॉजिटरी, जो मदद करेंगे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए। साथ में ओवरसीज कस्टोडियन बैंक्स, जो कि डोमेस्टिक डिपॉजिटरी से अप्रोच करेगी। तीसरे पार्टिसिपेंट होते हैं डिपॉजिटरी रिसीट्स में मर्चेंट बैंकर्स। सो मर्चेंट बैंकर्स हेल्प इन सेलिंग और हेल्प इन मेकिंग डिपॉजिटरी रिसीट्स एक्सेसिबल टू द पीपल। सो कुल मिला के बात यह है कि 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं आईडीआरस में या डिपॉजिटरी रिसीट्स में। पहला डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, जो कि शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने में मदद करेगा। दूसरे पार्टिसिपेंट होता है ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, जो अप्रोच करता है हमारे देश के डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को। और तीसरा होता है मर्चेंट बैंकर्स, पार्टिसिपेंट होता है डिपॉजिटरी रिसीट में, जो कि हेल्प करेगा, दे हेल्प इन सेलिंग और हेल्प इन मेकिंग डिपॉजिटरी रिसीट्स एक्सेसिबल टू द पीपल ऑफ अ कंट्री। ओके, अभी जानते हैं व्हाट आर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो जैसे कि आईडीआरस और एडीआर थे, वैसे ही ग्लोबली डिपॉजिटरी रिसीट्स को जो होते हैं, जो हर देश में वैलिड रहते हैं, इन्हें कहा जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। सो दे आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरी कंट्रीज एंड वेरेवर दे वांट टू इशू सिक्योरिटीज। मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की मदद से हम बाहर देश के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो GDRs are an important instrument in the form of depository receipts. Okay, so they are created by foreign depository outside India and authorized by a company in India. मतलब हमें इंडिया में बैठे बैठे यूरोप की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हम GDRs की मदद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की मदद से इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी कंपनीज में। तो कुल मिला के बात ये है कि डिपॉजिटरी जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उठाने का काम करते हैं। ओके, और सिक्योरिटीज इशू करते हैं, उसकी एवज में पैसे उठाते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में, जो कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, जो कि एक दूसरा कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ओके, सो दिस वर द फ्यू थिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।